हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा एसजीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40+ जीके जैसे क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए जो छात्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ग्रुप में आप पे गिरे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा जा रहा है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। बताइए दोस्तों, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। बताइए दोस्तों, आप पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 365 दिन व 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। बताइए दोस्तों, आप भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रह्मद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मद्वीप। चलिए ब्रह्मद्वीप के बारे में कुछ आपको नोट्स में समझाते हैं। ब्रह्मद्वीप जो होता है, ब्रह्मद्वीप ज्वालामुखी भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रह्मद्वीप ज्वालामुखी भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर के पूर्व हिस्से में स्थित है। यह अंडमान सागर के किस हिस्से में स्थित है, तो पूर्व हिस्से में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए दोस्तों, आप किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा जा रहा है, निम्न में काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन है। बताइए दोस्तों, आप निम्न में काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, गेहूँ। चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स आपको समझाते हैं। गेहूँ काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूं, जवड़, सूरजमुखी, अनाज, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बाजरा और तिलहनी आदि फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी में कौन कौन फसलें उगाई जाती है। गेहूं, गन्ना, जवार, सूरजमुखी, अनाज, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बजीरा और तिलहनी आदि फसलें उगाई जाती है काली मिट्टी में। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है। निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठोर। इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। कठोर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। अग्नाशय चट्टान, औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं। कठोर में आ गया अग्नाशय चट्टानें, औषधि चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं। गेहूं के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ नोट समझाते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी बनती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियाँ द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी बनती है। यह दोमट मिट्टी भी इसे कहते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। बताइए दोस्तों आप, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है निम्न में से भूगोल के पिता या जनक कौन है। बताइए दोस्तों आप, इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में इसका दीजिएगा। आर्यभट्ट, इरोस्टोथनीज, मेगास्थनीज, हेरोडोटस। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है भूगोल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 27 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है। बताइए दोस्तों आप, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है। यहाँ पे उल्टी पूछा जा रहा है, उल्टी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन की जो डेल्टा है वह कौन सी नदी बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है झील का निर्माण कैसे होता है। बताइए दोस्तों आप, झील का निर्माण कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ज्वालामुखी और गतिविधि के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है वायुमंडल की खोज किसने की। बताइए दोस्तों आप, वायुमंडल की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्रेंक डी बॉट। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है
कौन सा महासागर सबसे छोटा है? बताइए दोस्तों आप, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? बताइए दोस्तों आप, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी। 20 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बारे में आपको कुछ नोट समझाते हैं। पिथौरागढ़ मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। पिथौरागढ़ में जो मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था, यह भारत का सबसे भयानक भूस्खलनों में से एक था। यह भारत का सबसे भयानक भूस्खलनों में से एक था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछा गया है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, करमनासा नदी को। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, करमनासा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों आप, निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 25 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। सिंधु जो है पंचनाद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलजु नदियाँ शामिल है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? पंचनाद में चिनाब, रावी, व्यास, सतलजु नदियाँ शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? बताइए दोस्तों आप, चंदन वन किस तरह का वन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? बताइए दोस्तों आप, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांटेदार वन। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो संरक्षण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपको कुछ नोट समझाते हैं। संरक्षण के लिए पशु पक्षी और वन संपदा को संरक्षित करना सही उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? काला कानून कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का रॉलेट एक्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का रॉलेट एक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भगत सिंह के साथ किस को फांसी दी गई थी? बताइए दोस्तों आप, भगत सिंह के साथ किस को फांसी दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु और सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजगुरु और सुखदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2। राष्ट्रगान को खत्म कब किया जाता है? तो 52 सेकेंड में समाप्त किया जाता है। ये भी पूछ सकता है समाप्त कब किया जाता है, तो 52 सेकेंड टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफ़ेद पट्टी होता है वह किस बात का संकेत देता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शांति और सत्य का। क्वेश्चन नंबर 34 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति और सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हरा रंग का क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो तिरंगा का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत इतिहास पुस्तक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का 22 जुलाई 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 38 का बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्वेश्चन नंबर 39 का ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है,
भारत का राष्ट्रीय पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद। क्वेश्चन नंबर 40 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 41 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन गण मन।